हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉर्फ एक्सप्लेन्ड एंड आपका सेकेंड लेक्चर ऑफ PSIR UPSC ऑप्शनल में स्वागत है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ और सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने देखा था और काफ़ी सारी चीज़ें हमने पॉलिटिकल साइंस के अराउंड डिस्कस करी थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल थॉट के बारे में। अब पॉलिटिकल थॉट होता क्या है, ठीक है, कैसे ये पॉलिटिकल साइंस से डिफरेंट है। सुनने में तो दोनों चीज़ें सिमिलर ही लगती हैं, थॉट एंड साइंस, मतलब कुछ इंटीग्रेशन तो होगा ही, ऑब्वियसली दोनों में सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। पॉलिटिकल थॉट जो होता है वो आपका कोई भी इवेंट जो आपका ऑकर हो रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है उसको दर्शाता है। उसके ऊपर आपका क्या पॉलिटिकल ओपिनियन है। पॉलिटिकल मतलब हम जानते हैं कोई भी चीज़ जो सिटी स्टेट से रिलेटेड हो रही हो उस पर हमारा क्या थॉट है, या उस पर कहना चाहें कि थिंकर्स जो पुराने टाइम में रहे हैं, जैसे प्लेटो हो गया, ठीक है, एरिस्टोटल हो गया, ठीक है, ये सब लोग का क्या थॉट प्रोसेस रहा, ठीक है, पुराने टाइम में किसी भी इवेंट पे, उसकी स्टडी को हम पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, पॉलिटिकल थॉट इज़ द कलेक्टिव सम ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड थ्योरीज कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट, वही सारी चीज़ें जो सिटी स्टेट का पार्ट होती हैं जिसको हम पॉलिटिकल कहते हैं। ओके, उन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी को। इट इज़ द हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल रिकॉर्ड ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स हैव ट्राइड टू मेक सेंस टू द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज देयर कलेक्टिव लाइफ। ठीक है, वही चीज़। फिर पॉलिटिकल थॉट डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, इट आस्क द क्वेश्चन व्हाट वर पीपल सेइंग एंड राइटिंग अबाउट दिस इन हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में हम देखते हैं कि पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है, ये पॉवर्टी छोड़ो, आज के टाइम में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पॉलिटिकल थॉट में हम क्या पढ़ेंगे कि पुराने टाइम में डेमोक्रेसी कैसी थी, एथेंस में डेमोक्रेसी कैसी थी, हाउ वॉज डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन USA। ये सारी चीज़ें जो है ना कि हिस्ट्री में पर्टिकुलर इवेंट जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं वो क्या था, उसको हम पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। जैसे कि हम अगर देखें कि आज के टाइम में जस्टिस क्या है, उसकी स्टडी को पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं कि आज के टाइम में कोई स्टेट जस्टिस कैसे ला रही है, उसको हम पॉलिटिकल साइंस कहेंगे। लेकिन पुराने टाइम में कि मैकियावेली ने जस्टिस पे क्या बोला है या प्लेटो ने जस्टिस पे क्या बोला है, इस चीज़ की स्टडी को पॉलिटिकल थॉट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। फिर चलते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, ये सारे ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इंटरचेंजेबली यूज़ कर दी जाती हैं, बट इनमें ना स्लाइट डिफरेंस होता है। तो उन डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है आगे के पूरे PSIR ऑप्शनल को कवर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करूँगा कि आपको कुछ भी जो है वो दिक्कत ना करे आगे चल के। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा बोरिंग लगे, बट बेयर विद मी, आपको इवेंचुअली चीज़ें सारी समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे करके। आगे चल के आपको ये डिफरेंसेस बहुत क्लियरली समझ में आने लगेंगे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या फ़िलॉसफी है, क्या थॉट है, क्या साइंस है। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी क्या होता है, ठीक है। फ़िलॉसफी मीन्स लव फॉर नॉलेज, ठीक है। फाइलो का मतलब होता है लव, ठीक है। तो एनी थिंग दैट लव्स नॉलेज, ठीक है। अब पॉलिटिकल फ़िलॉसफी मतलब लव ऑफ नॉलेज ऑफ पॉलिटी, मतलब स्टेट के प्रति जो भी नॉलेज है उसके प्रति प्यार। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि जो अल्टीमेट मॉरल क्वेश्चंस है ना, कि कोई चीज़ हो रही है तो उसका मॉरल बेसिस क्या है, मोरालिटी की बात जब आ जाती है, नॉर्मेटिव वैल्यूज़। ठीक है, कि मान लो कि कोई राजा है, उसको लेकर के प्लेटो कह रहे हैं कि इसको एक फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए, मतलब किंग शुड बी फ़िलासफ़र। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, फ़िलासफ़र क्यों होना चाहिए, उसे उसे नॉलेज क्यों होनी चाहिए। क्या होता है एक आइडिया का कॉन्सेप्ट। हम तो ये कह देते हैं मुझे एक आइडिया आया, बट एक्चुअली में आइडिया है क्या, क्या आइडिया एक ट्रुथ है। एक ऐसा ट्रुथ, एक ऐसी सच्चाई जो कि कभी डिस्प्यूट में नहीं आ सकती। ये सारी जो बातें होती हैं ना, ऐसे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं लाइफ के, कि हम एक्चुअली में हैं क्या। जैसे बुद्धा पूछते हैं कि हर चीज़, बताते हैं कि हर चीज़, हर दुख का कारण जो है वो डिज़ायर है। तो ये सारे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं ना, यही फ़िलॉसफी बनते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योरली नॉर्मेटिव, एड्रेसेस द टाइमलेस क्वेश्चन अबाउट जस्टिस, ह्यूमन नेचर, लिबर्टी। ये सब तो
नेचर होता है नॉर्मेटिव वैल्यूज़ का। जैसे हम मॉरल साइंस में पढ़ते थे ना, ये एक चैप्टर होता था इक्वालिटी, एक होता था लिबर्टी, एक होता था फ्रीडम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है एक्चुअली में, इन पे जो डिबेट एंड डिस्कशन है ना, कि क्या फ्रीडम हमारा एब्सेंस ऑफ रूल्स है, कि हमें कोई रूल ना फॉलो करना पड़े, ये हमारी फ्रीडम है, या एक्चुअली में फ्रीडम वो होती है जो रूल्स आने के बाद होती है, जो हमें एग्जिस्ट कर रही है। मान लो किसी का कोई रूल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टेट में, तो सब फ्री है। तो कोई किसी को भी मार रहा है या कोई किसी का भी हार्म कर रहा है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, किसी चीज़ को भी, क्या वो लिबर्टी है, या रूल्स पे रहना लिबर्टी है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये फ़िलोसफिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पॉलिटिकल फिलोसफी इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, इसीलिए इट आस्क्स द क्वेश्चन व्हाट इज़ द अल्टीमेट मॉरल वैल्यू एंड व्हाट शुड बी, ठीक है। व्हाट ओट टू बी मतलब व्हाट शुड बी, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी हमेशा ना प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर रहता है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे आप एक डॉक्टर एक दवाई प्रिस्क्राइब करता है आपको, वैसे ही पॉलिटिकल फिलोसफी ना आपको कोई एक आइडिया प्रिस्क्राइब करती है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, तो पॉलिटिकल फिलोसफी ना उसके कुछ पैरामीटर्स दे देगी कि देखो इंसान को ये चीज़ें होनी चाहिए, वर्चुअस होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसे करके हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो वो प्रिस्क्राइब करता है बेसिकली ये सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी पॉलिटिकल फिलोसफी में। आगे चलते हैं एंड स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी इन सब चीज़ों का समेशन होता है, ऐसे समझ लो कि हमने फ़िलॉसफी में जितनी चीज़ें पढ़ी, हमने पॉलिटिकल साइंस में जितनी चीज़ें पढ़ी, हमने पॉलिटिकल थॉट में जितनी चीज़ें पढ़ी, इन सब को स्ट्रक्चर करके अगर किसी को पढ़ा दिया जाए थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तरह, कि मान लो प्लेटो ने कुछ, हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल जस्टिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जस्टिस एक टॉपिक आया, चैप्टर आया, जो कि अब आगे आएगा भी, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। तो अब हम पहले पढ़ें कि प्लेटो ने क्या बोला जस्टिस पे, उसकी डेफिनेशन पढ़ें, उसके एनालिसिस को पढ़ें, फिर हम देखें कि मैकियावेली ने क्या बोला, ठीक है, उसके एनालिसिस पढ़ें। ऐसे करते 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 जितनी भी थ्योरी इकट्ठा हो जाएगी इस सब्जेक्ट के अराउंड, उसी को पॉलिटिकल थ्योरी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, और मैं एग्जांपल दूँ आपको कि मान लो लिबरलिज्म होता है। लिबरलिज्म मतलब कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, वो लिबरलिज्म होता है कि हर चीज़ जो है मार्केट को के ऊपर छोड़ दो, सारी चीज़ें अपने आप डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इनविजिबल हैंड जो है बैलेंस कर देगा। ये लिबरलिज्म का ओरिजिनेशन है, एडम स्मिथ ने दिया था। हम बहुत डिटेल में आगे ये सब पढ़ेंगे, बट अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ओरिजिनेट कैसे हुआ, अच्छा ठीक है एडम स्मिथ ने किया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें चेंजेस कैसे आए, ठीक है। तो मॉडर्न लिबरलिज्म आ गया, फिर और चेंजेस कैसे आए, तो नियो लिबरलिज्म आ गया, नोजिक ने दिया था, नो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे। तो ये जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हम एक सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं, ये सब जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी, थॉट और पॉलिटिकल साइंस को मिला जुला के आती है, जो कि कल्मिनेट होती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इफ़ political philosophy asks the question what is just the absolute justice, political theory asks how do we define it, categorize in and critique it, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे, ठीक है। अभी तक हमने सारे स्टैटिक टॉपिक्स पढ़े, अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब वैसे तो ये आगे चल के काफ़ी, मतलब समझ लीजिए बहुत बाद में एक पूरा चैप्टर ही आता है बिहेवियरलिज्म करके, ठीक है। ये टॉपिक आता है जिसमें हम पूरी तरीके से स्टडी करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल साइंस जो है वो शिफ्ट हुआ। बट सिंस अभी हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ले रहे हैं जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हर चीज़ जाननी है, तो हमें थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए ताकि आगे हमें आसानी हो समझने में। तो बात करते हैं एवोल्यूशन की। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। भाई वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 1939 से 1945 के बीच में। इस समय क्या हो रहा था कि हम जानते हैं कि भाई हिटलर का राइज़ हो रहा था, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म चल रहा था। टोटलिटेरियन मतलब डिक्टेटरशिप, ठीक है। कई कंट्रीज़ में डिक्टेटर्स इमर्ज कर रहे थे, और वो कैसे इमर्ज कर रहे थे, डेमोक्रेसी के थ्रू, ठीक है। उनको लोग ही इलेक्ट करते थे डेमोक्रेटिक वे में, और फिर बाद में वो खुद ही उस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देते थे और ख़ुद को तानाशाह डिक्लेयर कर देते थे।
तो जो उस टाइम के 1940s में 1940s के टाइम में जो पॉलिटिकल स्टडीज़ हो रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा ना आइडियलिस्टिक हो रही थी, मतलब रियलिटी से परे बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि पॉलिटिकल फिलॉसफी बात करता है कि क्या होना चाहिए, वो कभी ये नहीं बात कर रहे कि क्या हो रहा है या क्या होगा, है ना। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम उठी कि लोग जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो उनसे जब बोला गया कि यार ये वर्ल्ड वॉर हो रही है, इसमें जो है डिक्टेटरशिप राइज हो रही है, तो तुम बताओ कि क्यों हो रही है। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे ना, उनको समझ ही नहीं आया कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। उनकी स्टडी जो है ना, वो इसके अराउंड रिवॉल्व ही नहीं करती थी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। वो हमेशा हिस्ट्री में जी रहे थे कि मैकियावेली ने क्या बोला, हॉब्स ने क्या बोला, है ना, इन सब लोगों ने क्या बोला उस टाइम में, रूसो ने क्या बोला जस्टिस पे, इन सारी चीज़ों पे चल रहा था। लेकिन करेंटली जो सिचुएशन चल रही थी ना कि यार वर्ल्ड वॉर हो रही है, इस पर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट बात ही नहीं कर पा रहा था। तो एक इंसान थे डेविड ईस्टन, आगे चल के हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस पूरे पॉलिटिकल साइंस को ओवरऑल किया, जिसमें उन्होंने ना साइंटिफिक एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि अब हमें ना हिस्ट्री में देखना नहीं है, ठीक है, हमें अब फ्यूचर देखना है और हमें करंट सिचुएशन देखनी है। ओ टू बी से, ठीक है ना, कि क्या होना चाहिए से शिफ्ट होकर के व्हाट इज़ पे शिफ्ट होना है, कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। इन दोनों चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ये जो शिफ्ट है ना, इसी को इवोल्यूशन बोला गया, इसी को ही बिहेवियरल मूवमेंट बोला गया। बिहेवियरल मतलब बिहेवियर में चेंज आना, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बिहेवियर में चेंज आया, ठीक है। उनका जो इनिशियल एजेंडा रहता था वो लीगल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करना, कि अच्छा पार्लियामेंट कैसे है, ये पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल हैं, रिपब्लिक हैं या मोनार्की हैं, ये सब स्टडी करना। हिस्टोरिकल एनालिसिस, कि भाई हिस्ट्री में देखना कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इमर्ज हुआ, क्या कॉलोनियल कंट्री थे ये, इस टाइप से चीज़ें देखते थे ये। यूरोसेंट्रिक अप्रोच रहती थी। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते थे ना, वो हमेशा ना सिर्फ यूरोपियन और वेस्टर्न, यूरोपियन से यहाँ पे मतलब वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस की बात है, यहाँ पे ना वो सिर्फ वेस्ट के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनके ही कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करते थे। तो हुआ क्या, जैसे जापान में उसी टाइम पे डिक्टेटरशिप इमर्ज कर रही थी, ठीक है, स्पेन में इमर्ज कर रही, इन सब जगह पे इमर्ज कर रही, इनको आइडिया ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का इनको कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए बात उठी कि नहीं, मुझे अब जो है नॉन यूरोसेंट्रिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, जिसमें मुझे कॉलोनियल कंट्रीज़ के भी कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करने से कुछ नहीं होगा। 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हुई, ठीक है। आप देखोगे 1945 के बाद बहुत सारी कॉलोनीज़ इमर्ज हुई, जिसमें से इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, जापान है। ये सारी कंट्रीज़ जो है ना धीरे धीरे करके कॉलोनियल मतलब कॉलोनियलिज्म से बाहर आने लगी। तो क्या हुआ कि बहुत सारे नए फीचर्स आने लगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को लगा नहीं, मुझे ये भी चीज़ स्टडी करनी चाहिए, ताकि हम करंट रियलिटी को प्रिडिक्ट कर सकें एंड फ्यूचर को और ज़्यादा सिक्योर कर सके। तो व्हाट इज़ पे फोकस किया जाने लगा, व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ओके, इन दोनों पे फोकस किया जाने लगा। तो इस शिफ्ट को बिहेवियरलिज्म बोलते हैं और यही है एवोल्यूशन, ठीक है। इसके प्रोपोनेंट मेनली डेविड ईस्टन थे, बट और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जैसे रॉबर्ट डाल है, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आई होप आपको अभी तक इतना ब्रीफली समझ में आ गया होगा। अब हम वापस आते हैं पॉलिटिकल थॉट पे। तो हमने देखा कि पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, ठीक है। सारे वो विचार जो हम किसी एक टॉपिक पे प्रीवियसली देखते आ रहे हैं कि लोगों ने क्या बातें करी हैं, डेमोक्रेसी पे क्या बात करी, वो पॉलिटिकल थॉट होता है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने का ना एक तरीका होता है कि हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये हमारे PSIR ऑप्शनल के बहुत बड़े बड़े दो सेक्शंस हैं, जिनसे सवाल तो उतने नहीं आते हैं, बट पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, पढ़ाने में भी बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक हमारा समझ लीजिए 1A का ये 80% ऑफ द कंटेंट है, ठीक है। इससे सवाल सिर्फ 20% आता है, ठीक है। मतलब आता तो और ज़्यादा है, बट थोड़ा सा और, मतलब 30% मान लो आप, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आता है। बट 80% ऑफ द टाइम आपको पढ़ने में यही लगेगा,
ठीक है, आधे लोग इसी में पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं। तो खैर वो तो चलिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल समझते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि ये लाइन क्या है। ठीक है, ये जो मैप है इसको ध्यान से देखिए, इसमें ना 2 पार्ट्स में वर्ल्ड डिवाइडेड है। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये 1 मिनट, सॉरी, थोड़ी सी ब्रॉड लाइन लेता हूँ, ये देखना। ओके, हाँ, तो ये जो लाइन है ना, मैंने जो ब्लू कलर की लाइन खींची है, इसके नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो आपको सारी ना डेवलप्ड कंट्रीज़ दिखेंगी। जैसे आपको कनाडा दिख रहा है, यूएस दिख रहा है, पूरा यूरोप दिख रहा है आपको। ठीक है, रशिया दिख रहा है। ठीक है, इवन इस लाइन के इधर भी देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड है। तो ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और ये इस लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करती हैं। इनको हम वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलते हैं। ऑल्दो वेस्ट तो इधर की तरफ होता है, बट पॉलिटिकल साइंस में जो वेस्ट है वो हमारा डेवलप्ड कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो ईस्ट है वो हम इन कंट्रीज़ को बोलते हैं जो साउथ में है। ठीक है, जो जोग्राफिकल साउथ में है, जैसे ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जिसमें हमारा ब्राज़ील आता है, अर्जेंटीना आता है, पेरू आता है, पूरा अफ्रीका आ गया। ठीक है, पूरा जो ईस्ट एशिया है वो ईस्ट एशिया ये आ गया, वेस्ट एशिया ये आ गया, इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, चाइना आ गया, पूरा ये इंडोनेशिया सब आ गया। तो ये सारा जो है ना, ये हमारा ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पार्ट होता है। तो जब भी कोई बोलेगा कि हम ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, मतलब हम एशियन स्टडीज़ कर रहे हैं, हम अफ्रीकन पढ़ रहे हैं या हम लैटिन अमेरिकन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भी बोलेगा कोई कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, तो मतलब हम अंग्रेज़ों के बारे में अंग्रेज़ों का थॉट पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो ग्रीक्स ने दिया था, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब ने दिया था, इनको पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का है। ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ना ही उससे उतने सवाल आते हैं, पता नहीं क्यों। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको मोटा मोटा ये आइडिया समझ में आ गया। अब इन दोनों कंट्रीज़ में ना डिफरेंस भी है। ये ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ये लेस डेवलप्ड हैं। ये ज़्यादा रिच हैं, ये पुअर हैं। इनमें हेल्थ इश्यूज़ कम रहते हैं, इनमें हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे ना स्टेट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पे स्टेट बहुत कंपैरेटिवली लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट। जो सदर्न कंट्रीज़ होती हैं उसमें स्टेट ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू लोग। ठीक है, आप देखोगे कि बाहर की कंट्री में राइट्स लोगों के पास ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट। लेकिन जो ये हमारी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया ही है, आप इंडिया में ले लो, तो एक आम इंसान के पास उतनी पावर नहीं है जितनी आपके पास है। ठीक है, एक मिनट ज़रा, एक चीज़ हो गई है, लेट मी चेक। हाँ, ये सॉरी, यहाँ पे ये मैप थोड़ा सा गलत दिया हुआ था तो मैंने इसको ठीक किया है। तो यहाँ पे जो है स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है साउथ में, रेड वाली कंट्रीज़ में। यहाँ पे लोगों के पास उतने अधिकार नहीं होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स से भी इनके पॉलिटिकल थॉट डिसाइड होते हैं। जैसे ये आप एक कंसिस्टेंट पैटर्न नोटिस करोगे कि जितनी भी ये रेड वाली कंट्रीज़ है ना, इसमें इंडिविजुअल फ़िलॉसफी पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। इसमें ना समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हमें जो भी करना है समाज के हित में करना है, इस बेसिस पे फ़िलासफ़ीज़ दी जाती है। लेकिन जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनमें ना इंडिविजुअल के हित के बारे में ज़्यादा बात करी जाती है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल को हार्म कर रही है, चाहे वो सोसाइटी के लिए ठीक हो या ना हो, अगर वो इंडिविजुअल को हार्म कर रही है तो वो गलत है। ब्रॉड ऐसे ही चलता है। ठीक है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। ईस्टर्न फ़िलासफ़ी में समाज के लिए अगर कोई चीज़ ठीक है तो वो इंसान के लिए अगर नहीं भी ठीक है तो भी चलेगी। इसीलिए हम शायद थोड़ा सा कम्युनिटेरियन फ़िलासफ़ी में ज़्यादा विचार मतलब करते हैं। जैसे कि हमारा लोगो मतलब टाइटल भी है वासुदेव कुटुम्बकम, वर्ल्ड इज़ अ मतलब फैमिली, है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी को एज अ होल मान के चलते हैं। तो अब समझते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, दोज वैल्यूज़ दैट ओरिजिनेट इन द वेस्ट आर नोन एज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंडिविजुअल यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। ओरिजिन ऑफ स्टेट इज़ आर्टिफिशियल। अब सिंस हर चीज़ जो है वो इंडिविजुअल से डिराइव हो रही है, तो स्टेट भी ना
इंडिविजुअल ने ही क्रिएट किया होगा और उसकी एक मजबूरी होगी। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे लिबरलिज्म में, तो हमें ना पढ़ाया जाएगा कि स्टेट जो है ना आउट ऑफ नेसेसिटी क्रिएट किया गया है वेस्ट में, ताकि वो बस बेयर मिनिमम एज अ नाइट वॉचमैन काम कर सके। बस कोई किसी को मारे पीटे ना, इतना काम है स्टेट का। जो हमारे यहाँ बेसिकली जो पुलिस वर्क होता है ना, कि कोई क्राइम हो रहा है उसको रोक दें, इतना काम है स्टेट का एज पर वेस्टर्न फिलोसफी। फिर प्राइमरी फोकस इज ऑन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर द ह्यूमन। ठीक है, प्रोमिनेंट थिंकर्स इसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, अरे बचासो हैं यार, सब पढ़ेंगे। ठीक है, इट सर्व्स पॉलिटिक्स, इट सेवर्स पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स। इसका मतलब ये है, एथिक्स जो होता है वो एक सोसाइटल लेवल पे कैसा कंडक्ट होना चाहिए उसको एथिक्स कहते हैं। ठीक है, और पॉलिटिक्स जो होता है वो एक स्टेट का जो कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, इन दोनों को सेवर करता है। ठीक है, अभी अगर आपको ये सेंटेंस नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं ईस्टर्न पॉलिटिकल थाट पे। तो ईस्टर्न पॉलिटिकल थाट ना, देखिए जैसे मैंने बोला कि वैल्यूज़ ईस्टर्न सोसाइटी लाइक इंडिया चाइना में ओरिजिनेट होती है, इनका फंडामेंटल यूनिट सोसाइटी है। हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि सोसाइटी के हिसाब, जैसे चाइना है तो चाइना में क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म कहाँ से आया है, कम्युनिटी से। वहाँ पे यही तो बोला जाता है कि आप सब लोग एक यूनिट हो। ठीक है, जापान की कम्युनिटी के लिए कितनी रिस्पेक्ट की जाती है कि देखो वो लोग अपनी कम्युनिटी को कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने कस्टम्स को, अपनी वैल्यूज़ को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो एट दी एंड हम कम्युनिटी को ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे जब हम बात करते हैं तो ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात होती है। यहाँ पे जो स्टेट का ओरिजिन होता है ना, वो ऑर्गेनिक होता है और नेसेसरी मानते हैं हम। वेस्ट में क्या हो रहा था कि यार आर्टिफिशियल है, ज़रूरी नहीं है, हमारी मजबूरी थी इसलिए हम तुम स्टेट को क्रिएट किया है हमने। ईस्ट में हम क्या कहते हैं कि स्टेट होना एक ज़रूरी चीज़ है और ऑर्गेनिक चीज़ है, ताकि वो सोसाइटी को बाइंड करके रख सके। ठीक है, बहुत डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे इसको, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि स्टेट जो है एक नेसेसिटी नहीं है, एक नेचुरल चीज़ है। जैसे हर चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है, वैसे स्टेट भी एक नेचुरल चीज़ है, कोई आर्टिफिशियली हमने नहीं क्रिएट किया है। एक स्टेट का आना एक नेचुरल टेंडेंसी है, जहाँ पे 10 लोग रहेंगे वहाँ पे स्टेट इमर्ज हो ही जाएगा। कैसे इमर्ज होगा, क्यों इमर्ज होगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी फोकस इज ड्यूटी एंड हार्मनी ऑफ सोसाइटी। मैंने बताया आपको सोसाइटी जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स रहती है ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। फिर एथिक्स इज इंट्रिंसिक टू पॉलिटी। ठीक है, हम राजधर्म की बात करते हैं कि एक राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। राजा का धर्म मतलब राजा कौन, स्टेट। धर्म मतलब ड्यूटी, यहाँ धर्म मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म का कभी भी मतलब रिलीजन नहीं था। ठीक है, जिसको भी ये कन्फ्यूजन है वो आज जान ले कि धर्म का मतलब कभी भी रिलीजन नहीं था, धर्म का मतलब हमेशा ही ड्यूटी रहेगा। ठीक है, ड्यूटी कैसी, सोसाइटी को लेकर के ड्यूटी। तो सोसाइटी को लेकर के जो ड्यूटी है हमारी, वही हमारी क्या, राजा की, उसी को राजधर्म बोला जाता है। तो ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में वो बहुत इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है डिफरेंस। तो इतने पॉइंट्स मैंने दे दिए, इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आप कोई भी आंसर जो है बहुत आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम पढ़ें कैसे बेसिकली। ठीक है, तो सारे थॉट्स, सारी फ़िलोसफी जितनी भी थिंकर्स ने कही है, तो हर कोई अपने अपने थॉट्स देता है, लेकिन हर किसी का थॉट जो है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। हमने 50 थिंकर्स पढ़े हैं, बट हम हमेशा सुनते हैं तो सोक्रेटिस की सुनते हैं, प्लेटो का सुनते हैं, एरिस्टोटल को सुनते हैं। ठीक है, और भी फिलोसफर्स रहे होंगे, उनका इतना नाम क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हर किसी का वर्क ना उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है, उतना टाइमलेस नहीं होता है, उतना अथॉरिटेटिव नहीं होता है। समझ रहे हैं आप क्या बात कह रहा हूँ मैं? ऐसे काम, ऐसे वर्क्स, ऐसे लिटरेचर जो कि टाइमलेस हों, मतलब जिस समय लिखे गए थे उस समय तो रेलेवेंट थे ही, आज हज़ारों साल बाद भी उनको पढ़ोगे तो तुम्हें कोई डिफरेंस फील नहीं होगा कि हाँ यार आज भी वही चीज़ ज़रूरी है, या उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया था वो चीज़ ज़रूरी है। जैसे कि भगवत गीता है। ठीक है, तो भगवत गीता आई डोंट नो कितने साल पहले लिखी गई। ठीक है, बट जब भी लिखी गई उसमें जो भी डिक्टम्स दिए गए हैं कि हमारा फल हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है, ये सारी चीज़ें उस समय लिखी गई एंड आज भी हम उनको इतना ही रेलेवेंट मानते हैं। तो ऐसे जो टेक्स्ट्स होते हैं ना, इन्हीं को हम क्लासिक्स कहते हैं। ठीक है, जो कि टाइमलेस हों। ठीक है,
क्लासिक्स आर द की फाउंडेशनल टेक्स्ट विच हेल्प अस अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल फिलोसफी। फिलोसफी क्या हुआ? कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, फ्रैटर्निटी हो गया, ये सब टॉपिक्स हैं, फिलोसफी के टॉपिक्स हैं। इनको समझने के लिए जो भी फाउंडेशनल किताबें हैं, जैसे हम स्कूल में जब 10th क्लास में थे तो RS अग्रवाल हमारे लिए एक फाउंडेशनल टेक्स्ट थी। तो आप उसको समझ सकते हो कि यार हर कोई उसको पढ़ रहा था। NCERT, ठीक है, हमारे लिए स्कूल में फाउंडेशनल टेक्स्ट थी, तो वो उसको आप क्लासिक समझ सकते हो। वैसे ही पॉलिटिकल फिलोसफी को स्टडी करने के लिए जो भी सबसे इंपॉर्टेंट किताबें होंगी उनको क्लासिक्स बोला जाएगा, ठीक है। क्लासिक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे ब्रोक द कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड एंड एस्टैब्लिश्ड वोकैबुलरी प्रॉब्लम्स एंड पैराडाइम्स दैट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स हैव डिबेटेड फॉर मेनी सेंचुरीज। उन्होंने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीव किया था जो कि उससे पहले तक के लोग डिबेट कर रहे थे, ठीक है। फिर दीज टेक्स्ट डोंट इमर्ज इन अ सिंगल डे और अ सिंगल ईयर, इट टेक्स सेंचुरीज टू इवॉल्व। अब इसका क्या मतलब है भाई? थिंकर तो कुछ समय के लिए ही रहेगा ना, 50 साल 100 साल रहेगा एट मैक्स, लेकिन उसका काम जो है ना वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करता रहता है। जैसे सोक्रेटिस ने कुछ बोला, ठीक है। अब सोक्रेटिस का डिसाइपल था प्लेटो, तो प्लेटो ने जब सोक्रेटिस का वर्क पढ़ा तो उसने कुछ अपनी कमेंट्री दी होगी, है ना, कि सोक्रेटिस का ये कहना इसलिए था, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया होगा सोक्रेटिस के काम को या प्रेज़ किया होगा, तो वो वर्क आगे बढ़ गया। फिर प्लेटो का जो डिसाइपल था वो था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने जब प्लेटो का वर्क पढ़ा होगा तो फिर कुछ क्रिटिक दिया होगा, तो वो काम आगे बढ़ा। तो ऐसे करके सेंचुरीज बीतती जाती हैं और वो काम इवॉल्व होता जाता है। तो काइंड ऑफ क्लासिक्स जो है वो एक किताब नहीं है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवॉल्विंग टेक्स्ट जो कि टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशन को स्टडी करने में मदद करता है। डीज टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स द वर्क ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स। क्या क्राइटेरिया है? देखिए 3 क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है टाइमलेसनेस, कि भाई जिस समय लिखा गया था उस समय भी रेलिवेंट है और आज भी रेलिवेंट है, पहली चीज़। दूसरा एपिस्टेमिक अथॉरिटी, मतलब ऐसी अथॉरिटी जो कि हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इसी ने लिखी है। अब कई चीज़ें हैं जो कि हम नहीं प्रूव कर सकते किसने लिखी, जैसे हम वेद की बात करते हैं, वेदास, ठीक है। तो हमें कुछ टेक्स्ट का तो पता है कि ये किसने लिखे हैं, वी नो द ऑथर, बट एक्चुअली में वेदास जो है वो इनिशियली तो वर्बली कम्युनिकेट हुए थे ना। पहले जब लोग नहीं लिखते थे तो ये जो नॉलेज जो वेद्स में लिखी हुई है वो वर्बली ट्रांसफ़र होती थी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू स्टोरीज एंड टेल्स एंड जातकास, ठीक है। तो कई क्या हो सकता है भाई? तो हमें नहीं पता ना कि एक्चुअली में किसने वो डिक्टम दिया इनिशियली। अगर कोई ऋग्वेद में हमें चीज़ लिखी हुई है यूनिवर्स के बारे में या कॉन्शियसनेस के बारे में लिखी हुई है कोई बात, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि एक्चुअली में वो किसने दी, तो उसकी एपिस्टेमिक अथॉरिटी जो है इनिशियली एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, हम बाद में कह दें कि ये वेद में जो ये टेक्स्ट लिखा है ये इसने लिखा है थ्रू स्टडीज़, बट एक्चुअली में वो डिक्टम दिया किसने वो अभी भी हम नहीं बता सकते। तो एक ऐसी एपिस्टेमिक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि, जैसे अगर हम कहें कि ये रिपब्लिक है तो ये पता है कि हमें कि प्लेटो ने लिखी है, वी हैव दैट एपिस्टेमिक अथॉरिटी जो कि प्रूव कर रही है कि हाँ यार ये काम तो प्लेटो का ही है। पॉलिटिक्स एरिस्टोटल ने ही लिखी है, प्रिंस मैकियावेली ने ही लिखी है, ये प्रूव्ड है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है क्लासिक का, वरना हम कहेंगे क्या कि किसने कही ये बात, ठीक है। फिर बात आती है कि ह्यूज सिग्निफिकेंस ऑन ह्यूमन लाइफ होना चाहिए, कि भाई बहुत इम्पैक्टफुल काम होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बात कर दी। तो ये होते हैं क्लासिक्स। अब इन क्लासिक्स को स्टडी करने की भी कई अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। पहली अप्रोच होती है टेक्सचुअल अप्रोच, ठीक है। टेक्सचुअल अप्रोच जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो भी एक टेक्स्ट है ना, कोई एक बुक है, अब हम क्या करें कि ये बुक हमने खोल ली और पढ़ना शुरू करा, पढ़ते गए कवर टू कवर हमने पढ़ ली। अब इस पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया? जो भी चीज़ें हमें समझ में आई वो ही टेक्सचुअल अप्रोच है, कि हमने टेक्स्ट को पढ़ा और उसका जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो हमने इनग्रेन कर लिया। जैसे कि अगर मैं कॉन्शियसनेस की ही बात करूं, ठीक है, तो अगर हम अपने वैदिक टेक्स्ट में देखें तो कॉन्शियसनेस को ब्रह्म से इक्वेट किया गया है, ठीक है। और बोला गया है कि जो पुरुष और प्रकृति है, कहीं पे बोल रहे हैं कि वो अलग अलग हैं, कहीं पे वो बोल रहे हैं सेम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अगर अब खुद से इंटरप्रेट करेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत मिस्टिक है, बहुत ज़्यादा कह लो
कि अंधविश्वासी है, सुपरस्टिशियस है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने सोचोगे या कंटेक्स्ट में सोचोगे तो ये यूनिवर्स के नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यूनिवर्स का नेचर कैसा है, जो कि साइंस भी धीरे धीरे डिस्कवर कर रही है, जो कि हमारे वैदिक टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ठीक है, तो काइंड ऑफ जो हम खुद की अंडरस्टैंडिंग को किनारे करके या किसी और थर्ड पर्सन को बिना इन्वॉल्व किए जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, हमने बस डायरेक्टली जो लिखा है उसको एज इट इज़ पढ़ लिया। शेक्सपियर का कोई भी, मतलब जैसे हम मेटाफर पढ़ते हैं ना, कि मेटाफर क्या होता है कि हमने कोई पोएम पढ़ी और उसको हमने बिना उसका अंडरलाइन लॉजिक या मीनिंग समझे उसको बस लिटरली देख लिया कि ये क्या कह रही है, तो उसको टेक्सचुअल अप्रोच बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो होती है, इट डज़ नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू दिस वर्क। ठीक है, इसकी क्या खास बात होती है ना कि ये इस चीज़ पे बात नहीं करती है कि किसने लिखी। ठीक है, मान लो भगवत गीता है, ठीक है, तो वो ये नहीं देख रही कि किसने लिखी, बस जो रीडर है वो ये फोकस करता है कि अगर मैं टेक्सचुअल अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ये किसने लिखी है, मैं उसको ना ध्यान देते हुए या ये ना ध्यान देते हुए कि ये किन सर्कमस्टांसेस में लिखी गई है, मैं बस उसके कंटेंट को स्टडी कर रहा हूँ। ये होता है टेक्सचुअल अप्रोच का पार्ट। इट डज़ नॉट फोकस अपॉन द पीरियड और द सिचुएशन इन विच द ऑथर वॉज टू राइट द क्लासिक। एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड थिंकर्स इंटेंशन एंड आर्गूमेंट इज कंटेन्ड विद इन द पेजेस ऑफ द बुक। मतलब हर चीज़ जो ऑथर समझाना चाह रहा है वो उस टेक्स्ट के अंदर मेंशन है, ये अजम्पशन के साथ टेक्सचुअल अप्रोच फॉलो करी जाती है। ठीक है, लियो स्ट्रॉस जो थे वो इस अप्रोच के एडवोकेटर थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉलो मानते थे इस बात को। अब बात करते हैं जो सेकेंड अप्रोच है, वो है कंटेक्सचुअल अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है कि जो चीज़ टेक्सचुअल अप्रोच में नहीं हो रही थी उसी को इम्बाइब करा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कैसे, समझिए। ठीक है, एक है हमारा क्लासिक, ये तो हमारा क्लासिक्स टेक्स्ट है। ठीक है, एक हो गया रीडर, एक हो गया ऑथर। ठीक है, अगर हम सिर्फ इतने को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट में क्या लिखा है, तो हम टेक्सचुअल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमने ये भी पढ़ना शुरू कर दिया कि यार ये ऑथर क्या कह रहा है, मतलब ऑथर कौन था, हु इज़ द ऑथर, वेयर ही वॉज, ठीक है, वाई ही रोट इट, ही और शी रोट इट। ठीक है, अगर हम ये भी स्टडी करने लगे, मान लो बेसिकली हम ऑथर की बायोग्राफी स्टडी करने लगे कि अगर जैसे मैं भी अगर आपको आगे चल के जितने भी थिंकर्स हैं वो पढ़ाऊँगा तो मैं उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी भी दूंगा कि वो आदमी था कैसा या औरत थी कैसी बाय नेचर, ताकि हम उनके वर्क को और अच्छे से समझ सकें। जैसे अगर मैं आपको फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में पढ़ाऊँगा तो मैं उनके एक कोट के बारे में पढ़ाऊँगा कि गॉड इज़ डेड। ठीक है, तो उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था कि गॉड इज़ डेड। बट अगर मैं उनके नेचर के बारे में ना पढ़ाऊँ कि वो कैसे थे, ठीक है, क्या वो निहिलिस्ट थे या एग्जिस्टेंशलिस्ट थे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो गॉड इज़ डेड को क्यों कह रहे हैं ऐसा। जैसे कि इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं यही ले लेता हूँ कि गॉड इज़ डेड मान लो नीत्शे ने बोला, ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत हो तो माफ़ कर देना। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली, अगर मैं इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन ले लूँ तो गॉड से क्या रिलेशन हो जाएगा कि भाई रिलीजियस गॉड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये टेक्सचुअल अप्रोच हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ने लगूँ कि नीचे कौन थे, उन्होंने ये क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें पढ़ने लगूँ, तो मैं कंटेक्स्ट में घुस रहा हूँ कि ये टेक्स्ट का कंटेक्स्ट है क्या, तो इसी को कंटेक्चुअल अप्रोच बोली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसी लूप होल को प्लग किया जाएगा कि ऑथर का जो एंगल है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है उसके टेक्स्ट को समझने के लिए। हर टेक्स्ट को हर समय के लिए वैलिडेट नहीं किया जा सकता। उस समय कोई चीज़ लिखी गई तो आज के टाइम में ज़रूरी नहीं कि वो उतनी ही कारगर हो। ठीक है, देर आर नो परमानेंट क्वेश्चंस, ओनली हिस्टोरिकली स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग हिस्टोरिकली स्पेसिफिक आंसर्स एग्जिस्ट। ठीक है, this approach is criticized by the argument whether the same thinker would have given the same idea in different historical context। अब देखिए क्लासिक्स का तो काम ही यही था
कि इसको टाइमलेसनेस होना था। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि कंटेक्चुअल अप्रोच में कि एक क्लासिक जो है ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पीरियड में उतना ही वैलिड हो, तो क्या वो एक्चुअली में क्लासिक है? क्या वो टाइमलेसनेस रह गई उसमें? नहीं रही, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि यार ऑथर ने जिस टाइम में कहा उसी टाइम के लिए वो वर्क जो है वैलिड है। तो ये तो क्लासिक्स की जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, उसी को फेल करता है। तो जो इसकी अप्रोच के जो क्रिटिक्स हैं वो यही बात करते हैं, ठीक है। इसके जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं वो स्किनर है, पोकोक है और डन है, ठीक। अब आते हैं हमारे लास्ट अप्रोच पे, ठीक है। इसका नाम है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। ये ना एक्चुअली में जो क्रक्स है सारी चीज़ों का जो हम पढ़ते हैं उस अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसमें बिना अपना पर्सनल जो ओपिनियन है उसको इन्वॉल्व किए समझ पाओ? कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो आप उसको अपने लेंस से हो करके ही पढ़ते हो, ठीक है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर लेंस लगा करके ही कोई चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कोई गरीब इंसान है, ठीक है, पुअर है, तो वह हमेशा हर चीज़ को ना पैसे के हिसाब से देखेगा। या कोई बिजनेसमैन है तो वो हर चीज़ को ना प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे ही देखेगा। सिमिलरली जब इंटरप्रिटेटिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है ना, तो हर चीज़ में हम अपना एक इंटरप्रिटेशन ढूंढते हैं कि मेरे हिसाब से ये कहना ठीक, मेरे हिसाब से जो ऑथर कह रहा है वो ये है, जो कि सही भी है। क्योंकि हमें नहीं पता एक्चुअली में ऑथर ने किस इंटेंशन से बोला। हम उसकी बायोग्राफी भी पढ़ लें, हम उसका टेक्स्ट भी पढ़ लें, लेकिन तब भी हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि उसने यही कंटेक्स्ट में यही मीनिंग के साथ ये बात लिखी होगी। उसमें हमारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ ही जाता है। जैसे कि बोला जाता है कि भगवत गीता, ठीक है, को आप जितनी बार भी पढ़ोगे आपको हर बार एक नया मीनिंग मिलेगा। हर उसी लाइन का आपको हर बार एक नया मीनिंग मिलता जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज हमारे एक्सपीरियंसेस हर समय के साथ चेंज होते रहते हैं। हम नई चीज़ें सीखते रहते हैं, हम बुरी चीज़ें हटाते रहते हैं, अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व करते रहते हैं, एंड वाइस वर्सा। जिसकी वजह से जब हम किसी एक लाइन को पढ़ते हैं भगवत गीता की, तो उसका मीनिंग हमारे करंट सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। तो ये होता है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं। इन सब टेक्स्ट में भी यही बातें लिखी हुई हैं, बस इंग्लिश में लिखी हैं, ठीक है। मैक्स वेबर जो थे वो इसके प्रोपोनेंट थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वर्सेटेहन। ये एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो जर्मन वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस बाय नेचर। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वर्सेटेहन का, जिसका मीनिंग होता है कि अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल एक्शंस फ्रॉम इनसाइड, स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ द पॉलिटिकल एक्टर्स टू ग्रास्प द इंटरनल मोटिवेशन एंड वर्ल्ड व्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, तो अगर वो कोई एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कोई डील साइन करी फॉर एग्जांपल, तो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि एज़ पर वर्सेटेहन हमें उनके पाँव में, मतलब उनके जूतों में खड़े होकर के देखना चाहिए कि वो क्या सिचुएशन में हैं एक्चुअली। स्टेपिंग इनटू द शूज़ मतलब कि किस सिचुएशन, किन सर्कमस्टांसेस में वो हैं या इंडिया है, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये डील साइन करी है। अगर उन्होंने टैरिफ्स को लो किया है इंडिया के लिए, तो क्यों किया है? उस क्यों को समझने के लिए हमें उनके शूज़ में उतरना पड़ेगा, हमें उनकी कंडीशन में उतरना पड़ेगा कि क्या मजबूरियाँ थी या क्या फ़ायदे होने थे जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। तो इसी कॉन्सेप्ट को वर्सेटेहन कहते हैं। और ये अप्रोच जो वर्सेटेहन है वो हमें इंटरप्रिटेशन करने में मदद करती है। यही चीज़ जब हम किसी क्लासिक को पढ़ेंगे तो हम अपना जब इंटरप्रिटेशन लेके आएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, समझ ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसीलिए गदामर जो हैं वो एक डायलॉग कह रहा हूँ जो वो एक कोट देते हैं, कहते हैं द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट सरपैसेस इट्स ऑथर नॉट ओकेजनली बट ऑलवेज, ठीक है। हमेशा एक टेक्स्ट का जो मीनिंग है ना वो ऑथर के बियॉन्ड होता है। जैसे एक फेमस लाइन है, अगर आपने बोजैक हॉर्समैन देखा हो तो उसमें एक लाइन होती है, आर्ट इज़ नॉट वॉट यू पुट इन टू इट, आर्ट इज़ हाउ मच यू गेट आउट फ्रॉम इट, ठीक है। तो आर्ट, जैसे हम देखते हैं कि कई मॉडर्न आर्ट्स होती हैं ना, तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब आप देखोगे कि कई चीज़ें, मतलब एक बनाना है वो डक टेप से, बेसिकली टेप से चिपकाया हुआ है, एंड वो मिलियंस में गई हुई है, ठीक है। क्यों ऐसा?
क्योंकि पहली बात तो देखो, अगर उसके इकोनॉमिक रीजंस हटा दें तो जो फिलोसफिकल आर्गुमेंट आता है वो ये है कि हमें उस आर्ट से क्या समझ में आता है ये हम डिसाइड करेंगे, नॉट दी पेंटर। पेंटर ने अगर एक पेंटिंग बनाई है जो कि ऐसे दिख रही है, ठीक है, दिस इज़ अ पेंटिंग, ठीक है, नाउ इट इज़ द व्यूअर्स जॉब टू एनालाइज व्हाट दिस पेंटिंग मीन्स। हर किसी के लिए ये पेंटिंग का मीनिंग कुछ और हो सकता है। किसी को इसमें बर्ड दिख सकती है, किसी को इसमें उसके लव्ड वंस दिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दिख सकता है। इट इज़ बेस्ड, इट फील्स एज इफ द व्यूअर इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, जो कि उस पेंटिंग को देख करके खुद ड्रॉ कर रहा है अपने दिमाग में वो इमेजिनेशन। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं, गदामर भी कह रहे हैं कि द टेक्स्ट, अभी इसको पेंटिंग से रिप्लेस कर दो, तो द पेंटिंग सरपैसेस इट्स पेंटर, नॉट ओकेजनली बट ऑलवेज। जो व्यूअर है वो अपने हिसाब से इस पेंटिंग को इंटरप्रेट करता है। जैसे हम आसमान में क्लाउड्स देखते हैं, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा हो रहा हूँ, बट लंबा इन द सेंस कि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो बट समझाना बहुत ज़रूरी है, सिंस टॉपिक तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट इसका जो डीपर मीनिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप क्लाउड्स देखते हो, तो क्लाउड्स क्या है, अगर आप क्लाउड्स देखोगे तो आप कहोगे रैंडम कॉटन बॉल्स हैं, कुछ नहीं दिख रहा है उसमें। लेकिन आप अगर आप बहुत देर तक उसको देखते रहो तो आपको उसमें ना कुछ मीनिंग दिखने लगेगा। वो आपको कोई वेजिटेबल जैसा दिखने लगेगा, कभी आपको वो कुछ पेट एनिमल जैसा दिखने लगेगा। तो क्या है ये आपका एक इंटरप्रिटेशन ही तो है ना उस क्लाउड को देख के। क्लाउड ने तो कभी इंटेंड नहीं किया ना कि वो कोई एक पर्टिकुलर शेप ले, बट आपने उसको एक मीनिंग दिया। दैट मीनिंग विच वी गिव इज़ वॉट द अप्रोच ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ ऑल अबाउट। वी कैन, Gadamer says that we cannot separate ourselves from the meaning that author is trying to convey. ऑथर जो भी मीनिंग कहना चाह रहा है उसमें ह्यूमन एलिमेंट, जो रीडर का एलिमेंट है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। हम हमेशा, जो टेक्सचुअल अप्रोच है वो हमेशा ये गलती करती है कि वो खुद को रीडिंग प्रोसेस से एक्सक्लूड कर सकते हैं। हम अपना एलिमेंट ना लाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता एज पर गदामर। तो ये था आपका इंटरप्रेटेटिव अप्रोच एंड ऑल द अप्रोचेस टू स्टडी क्लासिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, आई मीन हम लोग मेन जो पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक्स हैं, प्लेटो एटो, ये सब स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको एंशंट ग्रीस के बारे में समझाना पड़ेगा कि एंशंट ग्रीस की हिस्ट्री कैसी थी, उसकी पॉलिटी कैसी थी, सारी चीज़ें कैसे, एथेंस इमर्ज हुआ, ये सारी चीज़ों पे मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम प्लेटो पे स्टार्ट करेंगे, प्लेटो कौन था, उसकी फ़िलासफ़ीज़ क्या थी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। मैं, देखिए, मेरे लेक्चर्स में एक चीज़ यूनिक देखी होगी अभी तक आपने, कि मैं ना थोड़ा सा इंडियन एग्जाम्पल ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने भगवत गीता को कई बार कोट किया, क्यों किया, क्योंकि हम जब पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं ना, थिंकर्स पढ़ते हैं, तो हम हमेशा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। बट मेरा ये मानना है कि हम जो इंडियन वैल्यूज़ हैं ना, इंडियन टेक्स्ट हैं, वो ज़्यादा बेटर लिखे गए हैं व्हेन इट कम्स टू फ़िलासफ़ी एंड मॉरल वैल्यूज़। तो उनका एग्जाम्पल देना मेरे लिए एक ये पर्पस भी फुलफ़िल करता है कि मैं लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी जगाऊँ कि लोग इन टेक्स्ट को वापस जाके पढ़ें। जैसे मैंने ऋग्वेद के बारे में बोला कि कॉन्शियसनेस के बारे में अभी लिखा हुआ है, जो कि साइंटिस्ट पहले ही लिखा हुआ है, मतलब हमारे टेक्स्ट में, जो कि साइंटिस्ट अभी जा कर के डिस्कवर कर रहे हैं। तो उससे क्यूरियोसिटी जगती है कि यार ऐसा क्या था उस समय जो इतने लाइक प्रीवियस सिविलाइजेशन थी जो कि वो डिसाइफर कर चुकी थी, जो हम आज कर रहे हैं इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद जा कर के वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी जो थॉट है ना, ये आपको क्यूरियस बनाएंगे इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन को फॉलो करने में। तो इसलिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स लेता हूँ। बाकी तो देखिए, एकेडमिक पीओवी से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सारे टेक्स्ट, क्योंकि बाय नेचर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल विरासत है। तो हमें जो भी चीज़ें पढ़नी होंगी वो ज़्यादातर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होंगी, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, उन्हीं से ही आंसर लिखा जाएगा। बट आपके दिमाग में, आपके नेचर में तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में है क्या क्या। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है लेक्चर, 44 मिनट समथिंग का हो गया है, बट आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप बने हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। एंड
ग्रो कराने में हेल्प करिए, बिकॉज अभी तो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है चैनल, बट आई नीड मोटिवेशन। आई डोंट नीड मोटिवेशन एज सच, बिकॉज ये मेरा प्रोजेक्ट है, 2 लोग भी देखेंगे तो आई वुड बी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि वो 2 लोग तो बेनिफिट कर ही रहे हैं। बट जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट करेंगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, माई वर्क इज़ बीइंग लिसन्ड बाय मेनी। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम इन रिटर्न। बस हाँ, ग्रोथ रहती है चैनल की तो अच्छा लगता है देख के, सबको अच्छा लगता है, तो वो चीज़ है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से गुड बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे हम्बल।